आज सुनील गुर्जर समाज द्वारा प्रतिभाओं और नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों की सम्मान का कार्यक्रम रखा है। मैं इस अवसर की आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरे पास कुछ दिनों पहले यहाँ की टीम के लोग आए थे। सुनेल में हम प्रतिभाओं का सम्मान रखना चाहते हैं, आपको आना है। प्रतिभा समाज का, राष्ट्र का भविष्य होती है और सम्मान उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो चुनौतियां लेने की क्षमता बढ़ती है, और जो चुनौतियां लेना सीख जाता है वो नौकरी लगे ना लगे लेकिन एक सफल इंसान जरूर बन जाता है। तो मैंने कहा इस प्रकार का कार्यक्रम है तो मैं निश्चित रूप से आऊंगा और बच्चों के बीच में अपनी बात जरूर कहूंगा। मैं उन तमाम बच्चों को जिन्हें आज 10वीं में 12वीं में अच्छे अंक लाने पर सम्मानित किया है उनको भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और उनको भी बधाई देता हूं जो राजकीय सेवा में आ गए हैं, जिनका यहां सम्मान किया है, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं, मैं भी जब स्कूली विद्यार्थी था कमोबेश थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन का मेरा कैरियर रहा होगा, राही है। पर जमाने में परिवर्तन कितना आ गया। हम जब 10वीं में 11वीं में 12वीं पढ़ा करते थे तब फर्स्ट डिवीजन के व्यक्ति को बहुत सम्मान से देखा जाता था मिडिल स्कूल तक, 9वीं में 10वीं में 11वीं। और डिस्टिंक्शन किसी के 75% का नंबर आ गया तो समाज उंगली उठाकर कहा करता था बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, बहुत इंटेलिजेंट। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि तेजी से जमाने में बदलाव कितना आ गया है, कितने हालात परिस्थितियां बदल गई है। आज 75% की कहीं काउंटिंग ही नहीं है। आज अगर प्रतिस्पर्धा स्कूली एजुकेशन में भी आज आ जाइए, IIT आ जाइए, आप मेडिकल की नीट की एजुकेशन में या जिसकी भी AI JEE में आ जाइए, जिस किसी में भी आप कंपटीशन में आप आकर परिणामों को जांचोगे तो प्रतिस्पर्धा 90% को पार कर गई, 90%। अब जब 90% को प्रतिस्पर्धा पार कर गई तो हमारी प्रतिभाओं को, मैं जिस बात की चिंता आपके सामने रखना चाहता हूं, और ऐसा नहीं है मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया, मैं जब जब भी राजस्थान की विधानसभा का हिस्सा बनना और जब जब एजुकेशन पर चर्चा होती थी तो मैं इस बात को कहने का प्रयास करता था कि जब प्रतिस्पर्धा 90% के बच्चों के अपर साइड के बीच में सीमित हो गई तो हम 90% वाली पीढ़ी जनरेट कैसे करेंगे। और मुझे तकलीफ है, मैंने कहा कई बार विधानसभा कि मैं कोचिंग का विरोधी नहीं हूं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का अभिभावक अपने क्रीम बच्चों को कोटा में भेजता है। स्कूली एजुकेशन के बाद के जितने भी कंपटीशन है लाखों रुपया खर्च करके, लाखों रुपया खर्च करके, और उस प्रतिस्पर्धा के अनुकूल अपने बच्चे को तैयार करते हैं। 16 घंटे की कोचिंग की पढ़ाई। मैंने सरकार को कई बार इस बारे में आगाह करने का प्रयास किया। बताओ आज हिंदुस्तान में उन लोगों की तादाद ज्यादा है जिसके अभिभावक में खुद में अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर पर्याप्त अवेयरनेस नहीं। और एक बड़ा तबका तो इस मुल्क में ऐसा होगा, इस राजस्थान में, बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में
जो सुबह कमाता है और शाम को खाता है, बच्चा कब स्कूल गया और कब लौट कर आया उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता। कोई शिकायत आ जाए 3 दिन से बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो उसको पता लगता होगा मेरा बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा। बहुत बड़ी आबादी के सामने आजीविका चुनौती है, बहुत बड़ी आबादी के सामने जीवन को सहजता और सरलता से चला पाना चुनौती है। ऐसे समय में आदमी अपने बच्चों की प्रिपरेशन के लिए पूरा संकल्पित होकर समय दे, श्रम लगाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी। और हमारा समाज उसी में जाता है। हो सकता है बहुत लोगों के सामने आर्थिक रूप से विषमताएं नहीं हो, लेकिन शिक्षा के अभाव में, नजरिए के अभाव में, दुनियादारी को समझने के अभाव में कि क्या प्रतिस्पर्धा 90-95% के बच्चों के बीच में जाकर कायम हो गई है। मुझे मेरे बेटे के सांचे को वैसा बनाना है, वैसा तैयार करना है। हमने बहुत पहले बचपन में इस बात की बातें सीखे, अध्यापकों से, कुछ गुरुजनों से सुना करते थे। एक और गांव में भी साधारण आदमी बात करता था, कच्ची मिट्टी का जो बर्तन बनाते हैं, बनाते समय सुराई बना दो, मंगल कलश बना दो, काला भांडा बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन पकने के बाद उसके स्वरूप को नहीं बदल सकते। और इसलिए पकने की उम्र तक मेरे बेटे की तस्वीर को मैं कैसा बनाऊं, ये चिंतन आज गांव के अनपढ़ व्यक्ति को भी, किसान को भी करने की आवश्यकता। और ये चिंता मैंने हर बार विधानसभा में की। मैंने कहा कई बार सरकारों से, स्कूलों में जाता हूं तो मैं अभिभावकों से भी कहता हूं, अध्यापकों से कहता हूं कि आप शॉर्ट लिस्ट करिए ऐसे बच्चों को जिनके अभिभावक में अवेयरनेस नहीं है, चिंता नहीं है। उनका अभिभावक ईमानदारी से अध्यापक बने, उनका अभिभावक सरकार बने। ये नजरिया जब तक नहीं बनेगा और सीमित लोग प्रतिस्पर्धा पर कब्जा करके पद प्रतिष्ठा पालेंगे, तो बड़ा तबका जिस रोज हाथ में ये सर्टिफिकेट की तरह, सम्मान के सर्टिफिकेट की तरह डिग्री हाथ में लेकर बेकारी की जमात का मुखौटा लेकर सड़क पर आ गया, तो सारी शासन व्यवस्था को हिला कर। और इसीलिए मैं दोनों चीजें समानांतर कहने का प्रयास करता कि वो जो सीमित कक्षाओं में, सीमित परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा बहुत बड़ी हो गई, उसके पीछे भागे भी लोग संकल्पित होकर, लेकिन कुछ भागते भागते हताश हो गए तो आत्महत्याओं का दौर शुरू हो गया। और द्वेष में कोटा आत्महत्या क्यों हो रही है, ये चर्चा होने लग गई। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों से, मेरी प्यारी बेटियों से, कोई कहे माँ बाप की डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, इच्छा शक्ति है, मन करता है और अपने आप में ऐसी योग्यता और निपुणता महसूस करती हो तो उस दिशा में आगे बढ़ो। और अगर कोई और प्रतिभा तुम्हारे अंदर छिपी हुई है तो अपने माँ बाप, अभिभावक, अध्यापक से कहिए मैं इस दिशा में, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूं, इसमें आगे बढ़ना की मेरी इच्छा शक्ति है, मैं तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूं। और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो उदाहरण देता हूं, मेरा बेटा IIT करना चाहिए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाना चाहिए, इस घोर महत्वाकांक्षा में मेरा बेटा पैसा कमाने की मशीन बन जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा, तो बेटा बेटियों के साथ अन्याय हो जाता है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बेटे बेटियों में अपने अंदर छुपी हुई सारी प्रतिभा को, इंसान, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, दुनिया के तमाम लोगों में समान विवेक की जरूरत है उसको विकसित करने की। और विकसित करोगे तो प्रत्येक व्यक्ति में कोई एक विशिष्ट योग्यता होती है जिसे निखारने की जरूरत है। और इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। यहाँ बैठे हुए लोग कितने जानते होंगे कि सचिन तेंदुलकर की क्वालिफिकेशन क्या है? किसी कॉलेज में गया? बच्चे जानते हैं, नहीं गया। आप में से कोई IIT करके इस मुल्क में भगवान का दर्जा पालेगा, कोई संभावना नहीं। लेकिन उसके हाथ में बल्ला चलाने की क्षमता थी, उसके
क्रिकेट में एक उसका जुनून था, उसके अंदर प्रतिभा छुपी थी, उसने अपने आप को उसमें डेवलप कर लिया, तो क्रिकेट का भगवान बनकर परिभाषित होने लग गया। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित या शायद जीवित हुई हो ममता, वो क्या नाम, लता मंगेशकर। एजुकेशन हो सकता है बहुत ज्यादा रही हो मुल्क का, उससे कोई साक्षात्कार नहीं है, लेकिन उसके गले की प्रतिभा से सारे संसार का साक्षात्कार है। किताबों की मार्किंग उसकी क्या कहती है पढ़ाई की, लेकिन उसकी मन की अंदर की विचार की जिज्ञासा, उसके आधार पर जो उसने अपने आप को डेवलप किया, संगीत के क्षेत्र में सारे संसार से उसका साक्षात्कार हो गया, सारे संसार। और इसीलिए अपने आप को डेवलप करो। मैं गाना चाहती हूं, मैं संगीत में जाना चाहती हूं, मैं शास्त्रीय नाट्य करना चाहती हूं, मैं विश्व प्रसिद्ध नृत्यंगना के रूप में अपना कैरियर बनाना चाहती हूं, मैं चित्रकला के क्षेत्र में दुनिया की बड़ी बड़ी प्रदर्शनियों में एक एक विशिष्ट चित्र करोड़ों रुपए में बिक जाता है। अगर पढ़कर किसी व्यक्ति का पैसा कमाना सपना है, तो वो आईआईटी और डॉक्टरी के लिए क्यों अपने बेटे के गले पर दबाव बनावे। अगर वो अच्छा चित्र बनाना जानता है और दुनिया का बेहतरीन चित्रकार बन जाता है, तो उसकी आजीविका एक इंजीनियर से ज्यादा हो जाती। एक पेंटिंग की कीमत एक सरकारी कर्मचारी की सारे जीवन की तनख्वाह से ज्यादा हो जाती। और इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूं, घर में बच्चों के साथ संवाद करो, चर्चा करो, बेटा किसमें रुचि है, किसमें जाना चाहते हो, और उसमें जाने के लिए अपने बेटे बेटियों को ताकत के साथ समर्थन करो, सपोर्ट करो ताकत के साथ, और उन्हें उसी क्षेत्र में निखरने और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करो, उसके सहयोगी बनो। मेरी गारंटी है कल जब इस मंच पर हम बैठे होंगे, तो फिर 10 लोग ऐसे आएंगे। एक अंडर 16 में राजस्थान खेल कर आया है, एक टेबल टेनिस में ऑल इंडिया खेल कर आया है, एक संगीत में बेटी ने फला कंपटीशन को पार कर लिया है, नृत्यांगना के क्षेत्र में और चित्रकला के क्षेत्र में बेटियों ने बड़ी घोर प्रतिस्पर्धा कायम की है। एक बेटी के विशिष्ट चित्र को, प्रकृति के को संसार की बेहतरीन पेंटिंगों में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार की प्रतिभाओं का भी अब समाज को बहुआयामी तरीके से विकसित करने और निखारने, संवारने की जरूरत है। और जब आप सम्मानित हुए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अध्यापक बने हैं, डॉक्टर बने हैं, मेडिकल में गए हैं, उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, आप भी अपनी जिम्मेदारी समझें। आप अगर समाज का हिस्सा नहीं होते, तो आपको अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन पर सम्मानित कहां किया जाता। और जब आप इस मंच पर सम्मानित हुए हैं, तो आपके और आपके माता पिता के लिए गौरव की बात है। आपकी व्यक्तिगत उपलब्धता पर भी अगर समाज गौरव करता है, तो फिर आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं। कभी कभी मैं कहता हूं बात कि आप अपनी व्यक्तिगत उपलब्धता को केवल यहां तक सीमित करिए। भगवान ने मुझे विवेक दी है, बुद्धि दी है और सोच का नजरिया दिया है, लेकिन उसमें मुझे आगे बढ़ने का जो रास्ता बनाया है, वो सारे समाज ने बनाया है। और जब मैं सारे समाज की बात कर रहा हूं, तो मुल्क के, जिले के, प्रदेश के एक एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं। अगर कोई बच्ची सुनेल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रही है और झालावाड़ के कॉलेज में पढ़ रही है, तो उस कॉलेज की बिल्डिंग के बनाने के 100 करोड़ से लेकर 10 करोड़ अध्यापकों की तनख्वाह से लेकर, बिजली से लेकर, किताब के खर्चे से लेकर, उनकी पेंशन से लेकर, वो पैसा बीड़ी पीने वाला मजदूर 1 रुपए का बंडल खरीद के लाता है, तो 4 पैसे का टैक्स खजाने में जाता है। उस कीमत से जो संसाधन खड़े होते हैं, उसमें से आईएएस निकलता है, उसी में से आईपीएस निकलता है।
इस मुल्क में आईपीएस और आईएएस को भी बनाने में मजदूर का योगदान है, गरीब का योगदान है। और मुझे तकलीफ होती है जब आईएएस और आईपीएस बन के आते हैं तो ऐसा नजरिया और ऐसा दृष्टिकोण हो जाता है, हम तो जैसे कोई ईश्वर प्रदत्त कोई अद्भुत चमत्कारिक व्यक्तित्व बनकर आ चुके हैं। अब सब कुछ हमारे हाथों हाथ है और समाज का व्यक्तित्व बहुत पर्ची देकर आएगा। गरीब से क्यों मिलूंगा, उसके लिए मेरे पास समय है। अरे गरीब के बीड़ी का बंडल और मेरी बहन की पैर की चप्पल और सिर की बिंदी का टैक्स सरकार के खजाने में नहीं होता तो बिना संसाधनों के तुम्हारे पिता और परिवार का सामर्थ्य तुम्हें आईएएस बनाने का नहीं होगा। और इसीलिए आज से तय कर ले बच्चे, जो सरकारी सेवा में है वो भी और जो जाने वाले वो भी। मैं जो कुछ भी बनने वाला हूं मेरे माँ बाप और परिवार की क्षमताओं के आधार पर नहीं, प्रतिभा मेरी हो सकती है, क्षमताएं और संसाधन समाज के हैं। सरकार के पास भी मौजूदा संसाधन समाज के हैं, समाज के टैक्स का पैसा है। और इसीलिए मैं जो कुछ बन रहा हूं वो समाज के सहयोग से बन रहा हूं। समाज का सहयोग नहीं होता तो शायद मैं कुछ नहीं बन पाते। और इसीलिए ये नजरिया आज पालना ही पड़ेगा। और जिस व्यक्ति ने ये सोच अपने मन में पैदा कर लिया, मैं डॉक्टर बना हूं तो मेरे पिताजी की क्या हैसियत थी, क्या मेडिकल कॉलेज खुद का बना पाते, क्या इतने लेक्चरर्स टीचर्स पढ़ाने के लिए लगा पाते, और उसको संचालित भी करना होता तो 1000 दूसरे बच्चों के अभिभावकों की फीस आती और ना जाने क्या क्या, कितने कारीगर और कितना क्या लग पाता। मेरे पास इतना संसाधन नहीं है। ये मेडिकल कॉलेज तो एक एक मजदूर के 1-1 रुपए के टैक्स को मिलाकर बना। इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर और उसको संचालित करने के तमाम संसाधनों को जुटाए जाने का पैसा तो एक एक बेलदार की बेलदारी पर, मजदूर की मजदूरी पर, उसकी कीमत से जो पैसा आता है उस पर लगने वाला वो जो चीजें खरीद कर लाता है बाजार में, उसके टैक्स का हिस्सा भी तो होता है। और इसलिए अगर मैं कोई सामर्थ्यवान उसके सहयोग से बन गया हूं तो फिर उसको बेहतरीन जीवन देने के लिए मेरी सेवा उसको समर्पित होनी चाहिए, जिसने मेरे जीवन को बनाने का रास्ता बना दिया। आपके जीवन को बनाने का रास्ता न आप स्वयं बना पा रहे हो, न आपका परिवार बना पा रहा है। आपको जीवन को बनाने का रास्ता वो हर व्यक्ति बना रहा है, जो पैर की चप्पल से लेकर सिर में लगाने का तेल, 25 पैसे का कमीज का बटन, 1 रुपए की नमक की थैली और कोई 50 पैसे की कोई चीज भी खरीद के ला रहा है, जिस पे 4 पैसा टैक्स करके राज के खजाने में जा रहा है, वो पैसा आपके जीवन का रास्ता बना रहा है। इसलिए आप जो बन रहे हो उसमें सारे मुल्क का योगदान है, एक एक व्यक्ति का योगदान है। दुर्भाग्य से ये नजरिया प्रशासन की व्यवस्था में बैठने वाले लोग बना ही नहीं पाते। इसलिए ऐसा लगता है कि कहीं तुर्रम खां कलेक्टर, कहीं तुर्रम खां एसपी, तुम्हारे पिता के संसाधनों और शक्ति के आधार पर तुम अपनी प्रतिभा मात्र से तुर्रम खां नहीं बन पाते। तुर्रम खां तो तुम्हें मजदूरों ने बनाया है, गरीबों ने बनाया है। इस मुल्क के 100 करोड़ लोग जो रोज, अंदाजा नहीं आता, मुझे आजकल का पता नहीं है, 20 साल पहले इस मुल्क में जो रेहड़ी वाले लोग थे, थड़ी फुटकर विक्रेता, इस मुल्क के थड़ी फुटकर विक्रेता का कारोबार का टर्नओवर इतना था 20 साल पहले की रिलायंस का नहीं था। 2 रुपए 4 रुपए की खरीदारी करने वाला, 20 रुपए की खरीदारी करने वाला बाजार, जिसकी जेब में 20 रुपए है वो मॉल में नहीं जाएगा, वो देखेगा बोडी कहाँ लगी हुई है किराने की। जिसकी जेब में 50 रुपए बड़ी दुकान में नहीं जाएगा, वो देखेगा कहाँ फुटकर का माल बिक रहा है। जिसे आठाने का कंगा लेना है वो बड़े जनरल स्टोर पर नहीं जाएगा। कौन चटाई बिछाकर सड़क पर कंगा बेच रहा है। इस प्रकार की भारत की
खरीदारी करने वाले लोगों का टर्नओवर रिलायंस जैसी इंडस्ट्रियों से दुगना चौगुना है। उससे मुल्क बनता है, उससे सरकारों का टैक्स आता है, उससे खजाना बनता है, उससे शासन चलता है, उससे आप लोगों की पढ़ाई का प्रबंध होता है। और इसीलिए आप लोग ये तय करें हम समाज का हिस्सा हैं, इसीलिए हमने 80% 90% ले आए और माला पहनाई, स्वागत किया। मेरी जिम्मेदारी है। एक तो मेरा रास्ता भी बना रहे हैं, मेरा स्वागत भी कर रहे हैं, ये तो वजन माथे पे ज्यादा पड़ जाना चाहिए ना। और इसलिए इस सोच को विकसित करें। मेरा विश्वास है आने वाली पीढ़ी जो भारत का भविष्य है, समाज का भविष्य है, अपने आप को मजबूत करके आगे बढ़े, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ। मैं जो कुछ भी हासिल करने जा रहा हूं उसमें केवल मेरी बुद्धि प्रतिभा हो सकती है, रास्ता संसाधनों का समाज का है। संसाधन नहीं होते रावण रथी विरथी रघुवीरा, आता रामायण जी। विभीषण जी ने पूछ लिया, अधिक प्रीति बात संदेह कैसे जीतेंगे? तब भगवान राम के लिए भी रथ की इंतजाम किया गया। वो रथ जीवन का जंग, आपके जीतने वाले रथ का निर्माण समाज के पैसे से होता है, उसके टैक्स के पैसे से होता है। और इसीलिए उस समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ी समझे। इस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, एक सुंदर बेहतरीन आदर्श समाज का निर्माण हम करने में कामयाब होंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे चूंकि कोटा टाइम पर पहुंचना है, अपनी बात को विराम देता हूं।